आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूं और वो टॉपिक है भारत में सिविल सेवाओं का विकास। यानी सिविल सेवाओं का विकास किस तरीके से हुआ, उस पर हम आज हमारी जो चर्चा होनी है। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत में सिविल सेवाओं का विकास। तो ये भारत में सिविल सेवाओं के विकास की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भारत में सिविल सेवाओं कैसे स्टार्ट हुई, जो आज हम यूपीएससी के रूप में देख रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, उसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश होती है और उसका उद्देश्य था व्यापार वाणिज्य करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए, व्यापारिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। यानी पहली बार हम इसको सिविल सेवा को देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में क्या किया जा रहा है, अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए, अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए, वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा, वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा की स्थापना की जा रही है। सिविल सेवा व्यवस्था प्रारंभ की गई, व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो ये सिविल सेवक हैं वो क्या भारत में देख रहे हैं, वाणिज्यिक मामलों को देख रहे हैं। लेकिन बाद में कंपनी द्वारा जब क्षेत्र विस्तार किया जाता है, तो कंपनी जब क्षेत्र विस्तार करेगी तो फिर प्रशासनिक मामलों को देखने वाली, ये कुल मिला के एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाला तंत्र बन जाती है। यानी जो कहीं ना कहीं आईसीएस या सिविल सेवा वाणिज्यिक मामलों को देखती थी, जब बाद में कंपनी द्वारा क्षेत्र विस्तार किया जाता है, यानी हम कहते हैं कि बाद में कंपनी द्वारा जब क्षेत्र विस्तार किया गया, तब अब ये दूसरे तंत्र में, अब क्षेत्र विस्तार किया जा रहा है, तब ये कुल मिला के प्रशासनिक मामलों को देखने वाली एक सुव्यवस्थित तंत्र में बदल जाती हैं। तब यह सिविल सेवा प्रशासनिक मामलों को देखती है, देखने वाले तंत्र में बदल गई। सुनते जाना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन को ध्यान रखिएगा। पहले वाणिज्यिक मामलों को देखती थी, लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र विस्तार किया तो ये प्रशासनिक मामलों को देखने वाले तंत्र के रूप में बदल जाती है। यानी अब ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जब आते हैं तो वो सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत करते हैं। जो सिविल सेवा का वर्तमान ढांचा है, वैसे अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वॉरेन हेस्टिंग्स था,
उसके समय में एक पद क्रिएट किया गया था, कलेक्टर। और ये कलेक्टर जो है रेवेन्यू मामलों को देखा करता था, रेवेन्यू मामलों को देखते थे। लेकिन अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो अभी व्यवस्थित नहीं हो पाई है, संगठित नहीं हो पाई है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्नवालिस जब आते हैं तो भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ करते हैं और संगठित भी करते हैं। तो एक प्रकार से कार्नवालिस के विषय की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कार्नवालिस को देखा जाए। कार्नवालिस, तो कार्नवालिस जब आता है तो कार्नवालिस ने क्या किया, 1786 से 93 तक ये रहा और कहीं ना कहीं भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे को शुरू कर रहा है, या यूं कह सकते हैं पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया तथा संगठित किया। पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल जिसने सिविल सेवा को एक तरह से प्रारंभ भी किया और संगठित भी किया, संगठित किया। यानी सिविल से, इसीलिए कहते हैं कि उसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो इससे वह सिविल सेवाओं को प्रारंभ भी करता है और कहीं ना कहीं संगठित भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे को शुरू करने वाला कोई था। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे को शुरू करने वाला कार्नवालिस। इसीलिए इसको कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कह दिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने कार्नवालिस के विषय में पढ़ा। अब कार्नवालिस संगठित करता है, सुव्यवस्थित करता है, तो उसने देखा कि सिविल सेवक जो लोग हैं वो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार ना करें, तो उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाए। यानी सिविल सेवा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो यहां पर आते थे लोग, वो एक प्रकार से देखा जाए तो अपना भी ट्रेड करते थे, एक तरह से वो उपहार गिफ्ट भी लेने के चक्कर में रहते थे। तो सिविल सेवा के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने निम्न कदम उठाए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्नवालिस ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए। अब वो निम्न कदम कौन से उठाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो पहला, उसने कहीं ना कहीं सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि की। पहला काम किया, उसने वेतन में वृद्धि कर दी। चलिए सर, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, आप अपना व्यापार नहीं करेंगे, कंपनी का व्यापार करिए। निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया। तो निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध करता है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात उसने क्या कर दिया कि अधिकारियों द्वारा उपहार और रिश्वत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है उपहार वह रिश्वत पर प्रतिबंध कर दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध करता है। चौथी बात, वो सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिए जाने की बात करता है। वो कहता है कि सीनियरिटी के आधार पर, तो इस प्रकार से जो है सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन की बात करता है। नहीं, एक प्रकार से देखा जाए कि आधुनिक सिविल ढांचा कहीं ना कहीं कार्नवालिस से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर कार्नवालिस की कुछ कमियां हैं। कार्नवालिस ने पदों का यूरोपीयकरण किया क्योंकि वो भारतीयों पर विश्वास नहीं करता है। ये इसका दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि जो कार्नवालिस है, ये कार्नवालिस पदों का यूरोपीयकरण करता है। यूरोपीयकरण यानी कि जितने भी बड़े पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को दिए जाएंगे। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि वह कहता है, कार्नवालिस क्या कहता है, कार्नवालिस कहता है कि मुझे भारतीयों पर विश्वास नहीं है। कहता है हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है।
वो कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। वो ये कहता है उसे भारतीयों पर विश्वास नहीं था, उसे भारतीयों पर विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके कुछ अच्छे पक्ष हैं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण पक्ष ये है कि वो भारतीयों को सिविल सेवा से एकदम अलग रखना चाहता है। ये इसका दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष था। अब हम आते हैं कि 1800 में वेलेजली जब आता है तो प्रशासन के नए अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया है। अब जब कार्नवालिस के बाद कहीं ना कहीं वेलेजली जब आता है तो वेलेजली की हम बात करते हैं। वेलेजली साहब आए तो वेलेजली ने क्या किया? वेलेजली जो सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के लिए जाना जाता है, वो 1798 से लेकर 1805 तक रहे। तो इसने क्या किया? कहीं ना कहीं सिविल सेवकों के प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। तो इसने क्या किया वेलेजली ने कि 1800 में कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉलेज की स्थापना। तो उसने कहीं ना कहीं इस तरह से प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया है। और 1800 में इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी और उसके स्थान पर इंग्लैंड के हैलीबरी में नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किया गया है। यह ध्यान रख लेना। यानी मैं यह कहना चाहता हूं वेलेजली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर 1806 में, यानी 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, ध्यान रखना, के आदेश पर इस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की मान्यता क्या कर दी गई? समाप्त कर दी जाती है और इसके स्थान पर नवनियुक्त सिविल सेवकों की प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। यानी इसके स्थान पर, ध्यान रखना, इसके स्थान पर हैलीबरी में नवनियुक्त सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कहीं ना कहीं हो रही है। यानी कि फोर्ट विलियम के बाद अब हैलीबरी में कुल मिला के ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की जा रही है। यहां ध्यान रखना, मैंने अभी कहा कि नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण मिलता है। यानी जो ये ईस्ट इंडिया कॉलेज, ये जो मैंने बताया आप, यहां पर नवनियुक्त अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, जो भी कह सकते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है ना? तो ये यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं और इसमें कुछ चीजों को और देखा जाए। 1793 का जो चार्टर एक्ट आएगा, इसके द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 500 पाउंड वार्षिक आय वाले, जो कुल मिला के हायर वेतन के जो कहीं के पद थे, वो कंपनी के अनुबद्ध अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। जो अनुबद्ध का मतलब होता है जो कॉन्वेंटेंट, यानी कॉन्वेंटेंट का मतलब है जो हायर अथॉरिटी वाले लोग थे। तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा में थोड़ा सा गड़बड़ी की जाती है। 1793 के चार्टर एक्ट की अगर बात करते हैं तो इस चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन आया कि 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद, यानी 500 पाउंड वार्षिक आय, 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद इस प्रकार से क्या कर दिए गए, कंपनी के अनुबद्ध अधिकारियों, जिसको मैंने कहा कॉन्वेंटेंट सर्वेंट के लिए आरक्षित कर दिए, जो हायर अथॉरिटी के लोग थे, यानी कंपनी के अनुबद्ध अधिकारियों। अब यहां पर भारतीयों का कोई प्रवेश नहीं होता है, जिसको हम कॉन्वेंटेंट
तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो कॉन्वेंटेंट पद थे उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से दे दिया जाता है, ठीक है ना। कॉन्वेंटेड सर्वेंट के लिए आरक्षित, यानी एक प्रकार से यहां पर यह कह दिया गया कि जो 500 पाउंड वाले कुल मिला के अधिक का जो वेतन पाएंगे उनको इस सर्विस के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो उनसे कम पाए जाएंगे उनको अनुबद्ध नहीं माना जाएगा, उनको अनकॉन्वेंटेड माना जाएगा। दूसरी बात, यहां पर एक और बात की जाती है कि कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के क्या कारण थे। यहां भी ये भी है कि भाई भारतीयों को क्यों पृथक किया जा रहा है। यहां पर जैसा मैंने कहा कि आपने एक कॉन्वेंटेंट पद बना दिया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए, जो अंग्रेज होंगे उनके लिए भी आरक्षित किया जाएगा। तो कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के कारण क्या थे। यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग लिखते जाइए कि कंपनी के प्रशासनिक पदों से, कंपनी के प्रशासनिक पदों से, प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक किए जाने का कारण। तो ये पृथक किए जाने का कारण क्या है, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण से अंग्रेज भारतीयों को अलग रखते हैं। पहला, अंग्रेजों का विश्वास है कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभालना चाहिए। यानी ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ही प्रशासन संभालना चाहिए। तो पहला कारण क्या है, ये अंग्रेजों का विश्वास है। अंग्रेजों का क्या विश्वास है, अंग्रेजों का विश्वास है कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए, यानी ये अंग्रेजी सोच ये है कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति तभी हो सकती है जब अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभाला जाए। यानी एक प्रकार से जो है पूर्ति के लिए अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व दिया जाए। तो यहां एक ही बात ये भी गड़बड़ हो जा रही है कि भाई उनका ये कहना कि नहीं भारतीयों को नहीं देंगे, ब्रिटिश हितों की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज कर सकते हैं, इसीलिए उनको ही प्रशासन में दिया जाना चाहिए, यानी प्रशासनिक दायित्व दिया जाना चाहिए। क्लियर है। दूसरा, अंग्रेजों की यह धारणा थी कि भारतीय ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अविश्वसनीय और कहने की असंवेदनशील है। अंग्रेजों की यह धारणा थी कि भारतीय जितनी निष्ठा से, जितनी ईमानदारी से अंग्रेज काम करेगा उतनी निष्ठा ईमानदारी से भारतीय नहीं कर सकता है, इसलिए ब्रिटिश हितों के प्रति वो अयोग्य भी हैं, असंवेदनशील भी हैं और अविश्वसनीय है। यानी अंग्रेजों की दूसरी धारणा क्या है, अंग्रेजों की धारणा क्या है कि कहीं न कहीं एक प्रकार से जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिश हितों के प्रति, ब्रिटिश हितों के प्रति असंवेदनशील हैं, अयोग्य हैं, अविश्वसनीय हैं। अब आप देखते जाइए कि किस तरीके से आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो नाना प्रकार के जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये असंवेदनशील हैं, अयोग्य हैं, अविश्वसनीय, इसलिए इनको नहीं लिया जा सकता है। अंग्रेजों की यह भी धारणा थी कि इन पदों के लिए यूरोपीय ही पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं, तब हमें दूसरे लोगों को क्यों कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए। हमारे पास अपने ही लोग उपलब्ध हैं, तो उनके बीच में इन पदों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों को क्यों दिया जाए। तो इस प्रकार से तीसरा कारण यह है कि अंग्रेजों का यह विश्वास था, अंग्रेजों का विश्वास क्या है, अंग्रेजों का विश्वास था कि हमारे पास अपने ही लोग पर्याप्त हैं कि इस प्रकार से इन पदों के लिए, इन पदों का मतलब सिविल सेवा के लिए अंग्रेज ही पर्याप्त मात्रा में हैं, अंग्रेज ही पर्याप्त मात्रा में हैं, तब भारतीयों को क्यों इसमें शामिल किया जाए, ये कहना है। तो इन पदों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अभी हमारे आपस में ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब भारतीयों को क्यों दिया जाए। यानी वो कह रहा है अंग्रेजों का विश्वास कि सिविल सेवा के लिए अंग्रेज ही पर्याप्त मात्रा में हैं और अंग्रेजों में ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है,
प्रतिस्पर्धा है, तब भारतीयों को क्यों शामिल किया जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों शामिल किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें जब आप देखने को मिलेगी ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम शामिल करें। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, क्लियर है मेरी बातें, और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप प्रजातीय आधार पर भेदभाव कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे, लेकिन इसी समय 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि अब हम किसी भी प्रकार से रंग, रूप या जाति प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता के आधार पर ही पदों को कुल के दिया जाएगा। क्लियर है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में जब यह प्रोविजन आ गया, 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रोविजन आ जाता है कि इस प्रकार से जाति, रंग, प्रजाति जो भी है के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और पद प्राप्त करने के लिए योग्यता को ही आधार बनाया जाएगा। योग्यता को ही आधार बनाया जाएगा, यानी पद प्राप्त करने के लिए किसको आधार बनाया जाएगा? योग्यता को आधार किया जाएगा। अब कोई भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे। ये 33 के एक्ट में आ जाता है, यानी अब भारतीयों को भी योग्यता के आधार पर अब बड़े से बड़ा पद कहीं ना कहीं लेने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में देखें, ये जो बातें कही जा रही हैं, चाहे वो कास्ट के रूप में हो, चाहे कुल के रंग के रूप में हो, कलर के रूप में हो, यानी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका कागज पर ही कुल के कहीं ना कहीं ये चला, ये कागज पर ही लागू हुआ, इसे व्यवहार में नहीं लाया गया। यानी एक प्रकार से जो 33 में बात की गई है कि जाति, प्रजाति, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, पद प्राप्त करने के लिए योग्यता को ही आधार बनाया जाएगा, सिर्फ ये बातें कागज पर ही चली हैं। वास्तव में इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। ये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इसको व्यवहार में नहीं लाया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है, तो नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण, अभी तक क्या था, नियुक्तियां जो लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, वो अपने लोगों को नॉमिनेट कर देते थे, उन्हीं की ट्रेनिंग होती थी और वही लोग आकर आईसीएस बन जाते थे, सिविल सेवक बन जाते थे। लेकिन 53 के चार्टर एक्ट द्वारा अब नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का जो संरक्षण था वो समाप्त हो गया और सभी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाने लगी। ये प्रोविजन रखा जाता है, जिस प्रकार से मैंने अभी कहा कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या आएगा चार्टर एक्ट में कि अब नियुक्तियों के मामले में जो सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाती थी, तो नियुक्ति के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो संरक्षण है, जो ये नॉमिनेट करते थे, वो समाप्त कर दिया गया। और जब समाप्त कर दिया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार समाप्त कर दिए गए, तो अब सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होगी, ये 53 का चार्टर एक्ट कह रहा है कि सिविल सेवकों की जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर होगी? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इस प्रकार से जो है अब नियुक्तियां की जाएंगी। ये 53 के चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं आया और इसी एक्ट के आधार पर ध्यान रख लेना, तो इस प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी तो जब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव नहीं होगा यानी समाप्त करने का प्रयास किया गया और इसी कुलना के चार्टर एक्ट को आधार बनाते हुए, यानी 1853 के चार्टर एक्ट के आधार पर ही इस बात को ध्यान रख लेना, 1854
1854 में मैकाले कमीशन गठित होता है। और मैकाले कमीशन जब गठित होता है तो मैकाले कमीशन जब गठित हो गया कि वो जांच करे कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कैसे किया जाएगा, तो इस मैकाले कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, यानी मैकाले कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1855 में पहली जो आईसीएस होने जा रही है वो इंग्लैंड में की जा रही है। यानी पहली आईसीएस कहां हो रही है? इंग्लैंड में, लंदन में की जाएगी। इस बात को ध्यान रख लेना। तो 55 में जो कहीं ना कहीं हमारे पास आया, वो कहीं ना कहीं जो आईसीएस हो रही है वो लंदन में हो रही है। आप जानते हैं, थोड़ा सा बता दूं कि भारत में जो पहली आईसीएस होगी, भारत में जो पहली आईसीएस होगी, मैं आगे बीच में पढ़ाऊंगा, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ध्यान रखना इलाहाबाद में होगी। और वो जो होगी वो 1922 में होगी। कब होगी? 1922 में होगी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत में जो पहली आईसीएस है वो 1922 में होगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1922 में। क्लियर है? में, ठीक है सर। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं 1857 में महारानी विक्टोरिया का भी एक घोषणा पत्र है, उसको भी पढ़ लिया जाए। उस घोषणा पत्र में आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवकों में नियुक्ति के लिए रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। क्योंकि 1857 का कुल मिला के रिवोल्ट हो चुका है, तो 1857 के पश्चात 1858 में, ध्यान रख लेना, 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 में महारानी, भारतीयों को संतुष्ट करना है ना, तो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा है, यहां कर देते हैं महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की। और महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा की? महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा कर दिया है कि कहीं ना कहीं सरकार सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। यानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा की कि सिविल सेवा में रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब हाई कमान भी हरकत में आ चुका है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं 1857 में रिवोल्ट बहुत तगड़ा हो चुका है, इसीलिए अब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भारतीय, यानी सभी भारतीय स्वतंत्रता पूर्वक योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी यहां पर कहा गया कि अब सभी भारतीय योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में एक प्रकार से सक्षम सभी भारतीय होंगे। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस घोषणा से पहले ज्यादातर प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे, क्योंकि 1863 में पहली बार कुल मिला के कहीं न कहीं सत्येंद्र नाथ आ रहे हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घोषणा से पहले सभी जो प्रशासनिक पद हैं वो किसके लिए सुरक्षित हैं? प्रशासनिक पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित है। कहां भारतीय आ रहे हैं? अंग्रेजों के लिए सुरक्षित। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, 1857 बहुत कुछ देकर गया। भले हम देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय अंग्रेजों की सोच को बदला कि आपको बदमाशी करोगे तो फिर कुल मिला के सोच लो। तो इस तरह से ध्यान रखना, भारतीयों को इस तरह से समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए हम कह सकते हैं बाद में थोड़ा सा डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद सृजित किए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर समानता, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, तो थोड़ा सा भारतीयों को समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए कुछ पद क्रिएट किए गए। जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद कर दिया गया, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए, डिप्टी मजिस्ट्रेट बना दिए गए, जिससे इनको भी लगे। लेकिन अभी भी कुल मिला के अभी भी मामले थोड़े से गंभीर हैं,
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, प्रतियोगी परीक्षाएं 55 में चालू हो गई हैं, लेकिन एक सिविल सेवा अधिनियम 61 आता है और इसके द्वारा कुछ सिविल पद जो थे, कुछ सिविल सेवक को सिविल कुछ अनुबद्ध जो पद थे, जो मैंने अभी कहा था अनुबद्ध पद, जो कॉन्वेंटेंट पद थे, जो 500 पाउंड से ऊपर वाले थे, वो कुछ सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं कि सिविल सेवा अधिनियम 1861, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। तो इस सिविल सेवा अधिनियम 1861 में क्या प्रोविजन है? मैंने कहा कि कुछ अनुबंधित जो पद थे वो सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए। कुछ अनुबद्ध पद जो 500 पाउंड से ऊपर वाले थे, सिविल सेवकों के लिए रिजर्व कर दिए गए, यानी आरक्षित कर दिए गए। ठीक है ना? तो कुछ सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसमें यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा होगी। यानी कहीं ना कहीं दूसरी बात किया जाता है कि जो परीक्षा का जो माध्यम होगा, वो कौन सा होगा? परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। चलिए साहब, ये भी हो गया। दूसरी बात, स्थान भी तय कर दिया गया कि परीक्षा कहां पर होगी, तो इंग्लैंड में होगी। यानी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी, कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंग्लैंड में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन भाषाओं के विषय होंगे। यानी कुल मिला के जो विषय होंगे, इसमें यह तय किया जाता है वो विषय में ग्रीक और लैटिन भाषाओं, ध्यान रखना, लैटिन, ये दो भाषाओं के विषय होंगे। यानी कितने टिपिकल भारतीयों के लिए परीक्षा हुआ करती थी कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं के विषयों को ही पढ़ना होगा। इस प्रकार से कितना जो है दिक्कत हमारे लिए कर दी गई थी। प्रारंभ में इस परीक्षा के लिए आयु सीमा 23 वर्ष रखी गई थी। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं, इस सिविल सेवा में आयु सीमा की बात अगर करें, तो स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो प्रारंभ में हम देखते हैं तो आयु सीमा जो थी वो आयु सीमा कुल मिला के 23 वर्ष है। 23 वर्ष प्रारंभ में 23 इयर्स कहीं ना कहीं बना दी जाती है, लेकिन इसके बाद क्या किया जाता? 1860 में अगर आ जाते हैं तो ये आयु सीमा 22 वर्ष कर दी गई। यानी 1860 में आपने फिर घटा दिया, यानी 1 वर्ष कम कर दिया जाता है। फिर कहीं ना कहीं 66 में आपने क्या कर दिया, तो 1866 में आप 21 वर्ष पर ले आए। 1866 में 21 वर्ष, और लॉर्ड लिटन ने तो अति कर दिया, वो 19 वर्ष पर 1878 में लेकर आता है। 1878 में कितने में लिटन लेकर आया? 19 वर्ष लेकर आया। मैक्सिमम आयु सीमा, यानी ये ध्यान रखना, ये जो आयु सीमा है, ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम आयु सीमा पहले 23 है, फिर 22 है, फिर 21 आपने किया, और अंततः आपने 19 वर्ष कर दिया है। ये आप समझ सकते हैं भारतीयों के लिए ये परीक्षा कितनी कठिन रही होगी। भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले जो भारतीय हैं, यानी 1863 में देखा जाए तो 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, यानी पहले जो है कुल मिला के कहीं कहीं पहले जो है आईसीएस बनते हैं। आप समझ सकते हैं कि परीक्षाएं कितनी डिफिकल्ट थी, और इसीलिए मैंने कहा कि 1862 से लेकर 75 के मध्य लगभग 50 भारतीय जो है इसमें अप्लाई करते हैं, सम्मिलित होते हैं, लेकिन 10 भारतीय ही कहीं ना कहीं उत्तीर्ण कर पाए। इस प्रकार से मैंने कहा कि 1862 से, मैंने भी कहा 1862 से लेकर 1875 के बीच में, मैंने अभी कहा 50 भारतीय जो है 50 भारतीय इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। लेकिन मैंने अभी कहा, लेकिन 10 प्रतियोगी ही उत्तीर्ण हो पाए। यानी
कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 10 लोग ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। इतनी टिपिकल ये परीक्षा भारतीयों के लिए कर दी गई थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए लिटन फिर क्या बदमाशी करेगा। लिटन एक परीक्षा लेके आएगा, एक आईसीएस लेके आएगा, एक सिविल सेवा, वैधानिक सिविल सेवा, जिसे पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाए। वैधानिक सिविल सेवा जो सिविल सेवा से वो कम है, जो आईसीएस चल रही है उससे कम है। अब क्या करेगा लॉर्ड लिटन ने? वैधानिक सिविल सेवा शुरू करने का उद्देश्य जो शिक्षित भारतीय है उसको इस सिविल सेवा में जाने से रोकना। ये सेवा कैसे आ रही है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं 1878-79 में इस तरीके से लिटन जो लेकर आता है वैधानिक सिविल सेवा। ये वैधानिक सिविल सेवा क्या है? ये वैधानिक सिविल सेवा क्या है ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है, जिसको हम स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस भी कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके से आरवाई स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसको कहा जाता है स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस या वैधानिक सिविल सेवा। ये एक प्रकार की नई सिविल सेवाएं लेकर आए। इसमें क्या था कि इस योजना के अनुसार जो स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस है उसके अनुसार प्रशासन के 1/6 अनुबद्ध पद उच्च कुल के भारतीयों के लिए रिजर्व कर दिए गए। यानी प्रशासन के जो अनुबद्ध पद थे, यानी इस सेवा में प्रशासन के 1/6 पद उच्च भारतीयों, या यूं कह सकते हैं कि रॉयल फैमिली, जो उच्च भारतीय थे या रॉयल फैमिली के लोग थे, उनके लिए कुल मिला के कहीं ना कहीं इस सेवा के यानी जो सिविल सेवा है उसके 1/6 पद उच्च भारतीय या रॉयल फैमिली के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए। किसमें यही लोग आ पाएंगे। यानी एक प्रकार से देखिए कि ये जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग का है वो नहीं आ पाएगा। इसमें उच्च कुल के लोग, रॉयल फैमिली के लोगों के द्वारा, यानी उच्च भारतीय भी कह सकते हैं, उच्च कुल कह सकते हैं, उच्च कुल या रॉयल फैमिली के भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। अब इससे कुल मिला के जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है वो तो नाराज हो गया। ये भर्ती कैसे की जाएगी? प्रांतीय सरकारें, यानी इन पदों के लिए, यानी जो ये स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस है, इन पदों के लिए प्रांतीय सरकारें एक प्रकार से रिकमेंड करेंगी। इस बात को ध्यान रखें। तो प्रांतीय सरकारें सिफारिश करेंगी कि फलाना आदमी को आप इस प्रकार से जो है इस कहीं न कहीं वैधानिक सिविल सेवा में शामिल करिए। इसके बाद वायसराय और भारत सचिव की अनुमति के पश्चात इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। यानी प्रांतीय सरकारों की सिफारिश करेंगी। इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात यह होगा कि जो वायसराय साहब हैं, वायसराय प्लस भारत सचिव, यानी जब प्रांतीय सरकारें सिफारिश कर देंगी, ये सिफारिश वायसराय और भारत सचिव के पास जाएगी। उनकी अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। भारत सचिव की अनुमति या सहमति के बाद नियुक्ति की जाएगी। यानी एक प्रकार से नियुक्ति की जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भारतीय लोग थे उनको सिविल सेवा से अलग करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया गया। ये जो सिविल सेवा, वैधानिक सिविल सेवा है, इनकी पदवी और वेतन जो आईसीएस होता था
उससे कम होता था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, इस सेवा का पद जो होता था, पद प्लस वेतन, ये जो आईसीएस बनकर आते थे इंग्लैंड से, आईसीएस से कम होता था, कम होता था। समझ गए? तो ये जो है कहीं ना कहीं कम होता था। अब भारतीयों में बड़ा असंतोष है, और इस तरीके से देखा जाए, हालांकि ये सिविल सेवा, जो वैधानिक सिविल सेवा असफल हो जाती है, 8 वर्ष पश्चात ये समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से लेटन उच्च सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश को रोकने का प्रयास करता है। ये सबसे बड़ी बात है। 19 वर्ष लेकर आता है, और इस प्रकार से जो है, तो मैंने क्या कहा, ये जो वैधानिक सिविल सेवा है, वैधानिक सिविल सेवा जो है, वैधानिक सिविल सेवा, ये 8 वर्ष बाद बंद हो जाती है, 8 वर्ष बाद बंद कर दी गई। चलिए सर, लेकिन लिटन कुल मिला के क्या चाहता था? देखिए, लिटन जो है इस प्रकार से सेवा के द्वारा भारतीयों को आईसीएस में जाने से, यानी वो आईसीएस में नहीं जा पाए, ये कहना चाहता है। यानी एक प्रकार से जो है भारतीयों को उच्च सेवा में प्रवेश करने से रोका। इस प्रकार से आईसीएस में जाने से उसने रोका, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए तो 19 वर्ष कर देता है। मैक्सिमम आयु सीमा उसने कितनी कर दी? 19 वर्ष कर दिया। इससे क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं भारतीयों, जो कहीं ना कहीं एक तरह से भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष पैदा हो गया। क्योंकि लिटन का उद्देश्य क्या है? लिटन का जो उद्देश्य है, लिटन का उद्देश्य इस सेवा के द्वारा कि जो भारत का उच्च मध्यम शिक्षित वर्ग है, उसको सिविल सेवा से अलग करना। उसको क्या करना? सिविल सेवा से अलग करना उसका उद्देश्य, कि इसको सिविल सेवा से अलग कर दिया जाए। इसीलिए तो इस प्रकार की बदमाशी करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस लिटन की नीति के खिलाफ देश भर का दौरा भी किया है। यानी लिटन की सिविल सेवा नीति का विरोध करने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देश भर का दौरा किया। तो देश भर का दौरा भी करते हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें आपको समझें कि किस प्रकार से सिविल सेवा में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, किस तरह से चल रहा है। इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। 1878 के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी, और 85 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ मांग है। पहला, कि इस प्रकार से जो है 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने मांग की कि इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा को वृद्धि किया जाए। यानी एक प्रकार से जो है कांग्रेस की जो मांग है, क्योंकि 85 में कांग्रेस स्थापित हो चुकी है, तो 85 में अपनी स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने क्या मांग की? तो 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात निम्न मांग की। अब क्या मांग कर रही है? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की भी मांग है। पहला, कि इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में वृद्धि किया जाए। यानी सिविल सेवा में आयु सीमा में वृद्धि। यानी पहला उसने कहा कि भाई वृद्धि करो, जिससे भारतीय लोग भी कम से कम इसमें आ सकें, तो इसमें सिविल सेवा में वृद्धि किया जाए। इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन और भारत दोनों स्थानों पर किया जाना चाहिए। यानी दूसरी बात भी इसने कहा कि इन परीक्षाओं का जो आयोजन हो रहा है सिविल सेवा का, तो इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः कहां किया जाए? क्रमशः इंग्लैंड और भारत
दोनों जगह किया जाए, जगह किया जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपन बात कर सकते हैं कि इंग्लैंड और भारत दोनों जगह इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, ये भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं कि लोक सेवाओं पर एचिंसन कमेटी जो 1886 में बैठती है, इस कमेटी का गठन होता है तो क्या मामला आया? क्योंकि दबाव बन रहा था, भारत के इंटेलेक्चुअल शिक्षित लोगों के द्वारा एक दबाव बन रहा है कि भाई अब आप क्या कर रहे हैं, हमको भी सिविल सेवा में आने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से लोक सेवाओं पर एचिंसन कमेटी की रिपोर्ट क्या है, यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यह भी पूछा जा सकता है। तो लोक सेवाओं पर एचिंसन कमेटी की रिपोर्ट, यानी एचिंसन कमेटी की रिपोर्ट 1886 में सिविल सेवा के ऊपर कुल मिला के कमेटी गठित की जाती है, जिसको एचिंसन कमेटी कहते हैं। इस कमेटी का गठन 1886 में डफरिन ने किया था। यानी इस कमेटी का जो एचिंसन कमेटी है, इस एचिंसन कमेटी का गठन 1886 में डफरिन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि डफरिन के द्वारा किया जाएगा। डफरिन गवर्नर जनरल थे। तो इसने क्या कहा है, लोक सेवाओं पर जो एचिंसन कमेटी है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि इन सेवाओं के लिए जो कॉन्वेनेंट और अनुबद्ध यानी अनकॉन्वेंटेंट थे, शब्दों को समाप्त किया जाए। अब कोई भेदभाव नहीं होगा, एक ही सिविल सेवा रहेगी। यानी इन सेवाओं के लिए अनुबद्ध और अनुबद्ध जो दो तरह के शब्दों को समाप्त कर दिया। पहला काम क्या किया है एचिंसन कमेटी के, इस कमेटी ने जो एक तरह से भेदभाव चल रहा था कि ये अनुबद्ध पद हैं, अनुबद्ध जिसको मैंने अभी कहा था कॉन्वेंटेंट पद जो है कहीं ना कहीं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरीके से कॉन्वेंटेंट पद जो है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है। कॉन्वेंटेड और अनुबद्ध, ये दो तरह के पद थे। ये थोड़ा सा कुलमा के कहीं कि ये सीनियर लोग हुआ करते थे, ये थोड़ा सा कहीं कि एक प्रकार से मान लीजिए भेदभाव टाइप का था, ये दूसरे कैटेगरी के लोग होते थे। इसको हम अनकॉन्वेंटेड, ये जो शब्द थे, इन शब्दों को समाप्त किया गया। अब एक ही शब्द रखा गया आईसीएस, सिविल सेवा, ठीक है ना। इसमें मालूम पड़ता था कि ये जो 500 पाउंड वाले हैं, ये 500 पाउंड जो पाते हैं, जो एक तरह से इनकी कैटेगरी अलग है, जो उससे कम है ये अनकॉन्वेंटेंट लोग हैं। तो इस तरह से इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। पहली बात, सिविल सेवाओं को 3 भागों में वर्गीकृत भी किया जाता है, 3 भागों में। पहला तो इसने एचिंसन कमेटी ने कह दिया कि भाई आईसीएस जो है वो भारत में नहीं होगी। यानी एचिंसन कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि जो आईसीएस होगी, यहां पर आगे कर लेते हैं, इसने कह दिया आईसीएस परीक्षा इंग्लैंड में होगी, ये इंग्लैंड में ही होगी। यानी इसने भारत में करने की सिफारिश नहीं की है। लेकिन उसने एक बात कही है, वो जानना हमारे जरूरी है कि सिविल सेवाओं को 3 भागों में वर्गीकृत इसने किया। यानी एचिंसन कमेटी ने क्या किया है, इस कमेटी ने सिविल सेवा को 3 भागों में विभाजित किया। तो ये 3 भागों में जो विभाजित किया है, ये कौन से, थोड़ा सा ध्यान रखना। सिविल आईसीएस आप समझिए, आईसीएस में मैंने अभी कहा अनुबद्ध पद जो कुल मिला के हायर अथॉरिटी के लोग थे, जैसा मैंने 1793 के चार्टर में कहा, और अनुबद्ध जो लोग थे जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम वेतन पाते थे। इस तरह से भेदभाव हुआ करता था, उसको पहले इसने समाप्त किया। फिर इसने कहा कि नहीं, परीक्षा सिर्फ इंग्लैंड में होगी। दूसरी बात उसने कहा कि सिविल सेवा को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला, सिविल सेवा जो आईसीएस है, इसके लिए प्रवेश परीक्षा केवल इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। यानी इसने पहला कहा कि जो आईसीएस है,
इंडियन सिविल सर्विस है, जो सिविल सेवा है, इसकी जो परीक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगी? सिर्फ इंग्लैंड में, यानी आईसीएस भारत में नहीं होगी। दूसरी बात वो कहता है कि प्रांतीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा जैसा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी आप देखते हैं, उनकी परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाएंगी। यानी दूसरा उसने कहा जो प्रांतीय सिविल सेवाएं हैं, प्रांतीय सिविल सेवा जिसको हम पीसीएस वगैरह कहते हैं, इनकी परीक्षाएं, इनकी परीक्षा भारत में आयोजित की जाएगी, भारत में आयोजित। तो जो प्रांतीय सिविल सेवाएं हैं इनकी परीक्षाएं भारत में, और अधीनस्थ सिविल सेवाओं के लिए भी प्रवेश परीक्षा, यानी एक प्रकार से आप देखते हैं अधीनस्थ सिविल सेवाएं भी निकलती हैं। जैसे आप देखते हैं लोअर सबऑर्डिनेट के तहत जो जगह निकलती हैं, तो वो कहता है अधीनस्थ, अधीनस्थ सिविल सेवाएं भी इनका भी आयोजन कहां होगा? भारत में। लेकिन कहीं ना कहीं उसने कहा कि जो आईसीएस, जो टॉप क्लास की, जिसे आजकल आईएएस कहते हैं, ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसने एक चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट की एचिंसन कमेटी ने, और इसने कहा कि सिविल सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट का कहीं कि एचिंसन कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और एचिंसन कमेटी में कहा गया, एचिंसन कमेटी ने एक जो मेन बात कही है वो ये कही है कि आईसीएस की जो आयु सीमा है उसको बढ़ाकर, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आयु सीमा 23 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। यानी इसने एक प्रकार से आयु सीमा को बढ़ाने की बात किया है। यह भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1886 में एचिंसन कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई, और उसके बाद मैंने अभी कहा है कि यहां से धीरे धीरे अब स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव जरूर आता है कि इन सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर किया जाए, लेकिन ये व्यवस्था इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये प्रश्न कहीं आ जाए कि 1893 में इंग्लैंड, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम आज की भाषा में अपनी लोकसभा कह सकते हैं, कॉमन्स में एक प्रस्ताव आया, और वो प्रस्ताव ये आया कि जो सिविल सेवा की परीक्षाओं का आयोजन है वो क्रमशः इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों में किया जाए, लेकिन ये कार्यान्वित नहीं हो पाया। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 1893 में एक प्रस्ताव आता है, और वो ये कहता है कि जो आईसीएस है, जो सिविल सेवाएं हैं, सिविल सेवा जो है उसका आयोजन, सिविल सेवा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड वह भारत दोनों जगह होना चाहिए, दोनों जगह। यानी वो कहता है कि इंग्लैंड और भारत दोनों जगह कहीं ना कहीं इसका आयोजन हो, लेकिन मैंने कहा ये कार्यान्वित नहीं हो पाया। प्रस्ताव जरूर आया, लेकिन ये कार्यान्वित नहीं हो पाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहां पर मैं कहना चाहूं, भारत सचिव किम्बरले की भी बात करें तो भारत सचिव किम्बरले ने भी ये कहा है कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम त्याग नहीं सकते हैं। भारत सचिव किम्बरले ने यह कहा था कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह बात कहीं ना कहीं किम्बरले इस समय कहता है, इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं होता है। भारत सचिव किम्बरले ने कहा कि सिविल सेवाओं में यूरोपियंस का पर्याप्त होना जरूरी है। यानी इस प्रकार से सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है
यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम त्याग नहीं सकते हैं, जिसे हम त्याग नहीं सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से धीरे धीरे मुद्दे चलते जा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है बातें। और फिर हम आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें सबसे पहली बार 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया जा रहा है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सिविल सेवा के इतिहास में इस रिपोर्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसने भी कहा कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड और भारत में कराने की सिफारिश की। यानी इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में कहा गया कि सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा क्रमशः इंग्लैंड तथा भारत में आयोजित करने की सिफारिश की। तो इसने कहा कि भाई ये परीक्षा जो है इंग्लैंड और भारत दोनों जगह तुलना के हो जाए, ये अच्छी बात है। दूसरा, इसने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की भी सिफारिश की। यानी इसने जो कहा कि प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की। क्योंकि आप देखिए जो उसकी सिफारिश की, क्योंकि 1919 का समय है, राष्ट्रीय आंदोलन गर्म हो चुका है। भारतीय चाह रहे हैं कि हमको भी शासन में भागीदार बनाया जाए, हमारा भी प्रभुत्व होना चाहिए। तो इसने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने कहा कि नहीं, इस प्रकार की बात होना चाहिए। फिर उसने कहा कि लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात की। यानी इसका तीसरी जो मांग है कि लोक सेवा आयोग के गठन की बात। तो लोक सेवा आयोग के गठन की बात भी करता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि भारतीयों को अब स्थान दिया जाना चाहिए। तो ली आयोग बन रहा है 1924 में। तो आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से जो है अब हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सिविल सेवा होने लगी। ली आयोग 1924। अब ये जो आयोग बनेगा ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं मील का पत्थर या नींव का पत्थर बनेगा। इसने कहा कि जो स्थानांतरित विषय हैं, देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में आपने देखा होगा कि कुछ हस्तांतरित विषय भी थे, कुछ सुरक्षित विषय भी थे। तो जो हस्तांतरित विषय थे, जो भारतीय मंत्रियों के पास थे, जैसे शिक्षा है, लोक स्वास्थ्य है, इनमें नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को दिया जाए। यानी इसने कहा कि कहीं ना कहीं जो द्वैध शासन के तहत अपन ने पढ़ा था ना, द्वैध शासन के तहत जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय जैसे मैंने अभी कहा, जो शिक्षा है या लोक स्वास्थ्य, ये शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, इनमें नियुक्तियों का, यानी लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को दिया जाए। लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों का दायित्व किसको दिया जाए? तो प्रांतीय सरकारों को दिया जाए, प्रांतीय सरकारों को। तो इस तरीके से प्रांतीय सरकारों को कुल मिला के दिया जाए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो इस तरीके से सिविल सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, हस्तांतरित विषय, द्वैध शासन जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। दूसरा, इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों और यूरोपियों की भागीदारी आईसीएस में 50-50 के अनुपात में की जाए। कितनी बड़ी बात। उसने कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1/3, लेकिन इसने कहा आईसीएस में भारतीय और यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो। यानी एक प्रकार से आईसीएस में यूरोपियों व भारतीयों की
भागीदारी अब बराबर होनी चाहिए। यानी कैसा अनुपात होना चाहिए? 50:50 में हो। यानी अब बराबर, यानी जितने यूरोपियंस आईसीएस हो उतने ही भारतीय आईसीएस बनने चाहिए। ठीक है। दूसरा, अति शीघ्र एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए। यानी कुल मिला के इसने भी कहा, ली आयोग ने, कि अति शीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो इस प्रकार से अति शीघ्र क्या किया जाए? एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोक सेवा आयोग का गठन होता है। मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से ली कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, इस बात को ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1926 को रॉस बारकर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है ना। तो इस ली कमीशन ने कहा, तो यह ध्यान रखना, ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को, किसको? 1 अक्टूबर 1926 को कहीं ना कहीं किसकी अध्यक्षता में? कुलना के रॉस बारकर की अध्यक्षता में, रॉस बारकर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को रॉस बारकर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो इस तरीके से कहीं कहीं स्थापना की गई। लेकिन मैंने अभी कहा 1922 में आईसीएस शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद में कुल मिला के आईसीएस हुई थी, आपको मैं बता ही चुका हूं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका है 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो सिविल सेवा है, इस अधिनियम में सिफारिश की गई कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाए तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए। क्लियर है? यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा या सिविल सेवा कह सकते हैं, सिविल सेवा। अब ये सिविल सेवा 1935 में क्या कह रहा है? तो इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 में सिविल सेवा के लिए कहा गया कि इसने कहा कि इस अधिनियम में सिफारिश करता है केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग। यानी इसने क्या सिफारिश की भारत सरकार अधिनियम ने? कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय सिविल सेवा आयोग, ठीक है ना, जिसको संघीय मतलब फेडरल, ठीक है ना। तो संघीय स्तर पर कुल मिला के फेडरल पब्लिक कमीशन की स्थापना किया जाए, पब्लिक कमीशन। तो इसने कहा कि एक प्रकार से ध्यान रखना कमीशन, तो इसने कहा कि संघीय यानी केंद्रीय स्तर पर संघीय सिविल सेवा आयोग यानी फेडरल पब्लिक कमीशन और प्रांतीय स्तर पर इस तरीके से प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए। दूसरा इसने क्या कहा कि प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। ये कौन कह रहा है? ये एक प्रकार से मैंने अभी कहा जो कह रहा है वो 1935 के एक्ट में इस प्रकार की सिफारिश की गई। 1935 के पश्चात अगर हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से जवाहरलाल नेहरू जब अंतरिम सरकार का गठन कर लेते हैं, तो अंतरिम सरकार के बाद जवाहरलाल नेहरू आईसीएस के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं रखते थे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2 सितंबर 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
अंतरिम सरकार का गठन हो गया, अंतरिम सरकार का जब गठन हो गया तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो जवाहरलाल नेहरू थे वो आईसीएस के प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी उनकी जो धारणा थी वो अच्छी नहीं थी। यानी एक कह सकते हैं कि जो जेएलएन थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी आईसीएस के प्रति जो धारणा थी वो अच्छी नहीं थी। सुनते जाना, यानी वो आईसीएस को मिटाने के चक्कर में थे। वो कहते थे नहीं नहीं, ये जो आईसीएस के प्रति इसलिए धारणा मेरी अच्छी नहीं है क्योंकि ये जो लोग हैं इनके अफसरों को क्या कहते थे, सुपीरियर सर्विस के लोग कहते थे। और हैं भी, आजकल देख लीजिए डीएम एसपी ऐसा समझते हैं कि हम भगवान ही हैं, वो अपने को समझते हैं कि हम भगवान हैं। जनता थोड़ा सा और जागरूक होकर इसके बाद इनके, अब हम क्या कहें, तो ये जो एक प्रकार से इनके अफसरों को सुपीरियर सर्विस के लोग कहते थे, यानी एक प्रकार से जो आईसीएस के प्रति इनकी धारणा कहें, क्योंकि ये कहते हैं सुपीरियर सर्विस के लोग हैं। क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज्यादा ईगो भरा रहता था, जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए इनको थोड़ा सा कुल मिला के सुपीरियर सर्विस के लोग कहते थे। उनका मानना था कि इस सर्विस ने ब्रिटिश राज को मजबूत करने में मदद की है। यानी वो एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यह कहते हैं कि जो ये आईसीएस लोग थे, आईसीएस लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की है, मजबूत करने में मदद किया है। यानी एक प्रकार से कहते हैं कि ये लोगों ने ब्रिटिशर्स के लिए काम किया है, भारत के लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। बात सही भी है, जितने भी भारतीय चमचे थे आईसीएस थे, और आईसीएस थे तो वो अंग्रेजों की बजाय करते थे, इसमें कहने की बात नहीं है। पंडित नेहरू ने आईसीएस की आलोचना करते हुए कहा कि इंडियन सिविल सर्विस ना तो इंडियन है, ना सिविल है, और ना ही सर्विस है। यानी जवाहरलाल नेहरू इनके प्रति कितने नाराज हैं आप समझ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आईसीएस की आलोचना करते हुए कहा, आलोचना करते हुए कहा कि इंडियन सिविल सर्विस ना तो इंडियन है, जो इंडियन सिविल सर्विस है ना तो इंडियन है, ना सिविल है, कितना घृणा करते हैं इन लोगों से, और ना ही सर्विस है। इतनी घृणा है कुल मिला के जवाहरलाल नेहरू की कि जो आईसीएस के लोग हैं इंडियन सिविल, ना तो ये इंडियन है, ना ही कुल मिला के कहीं ना कहीं ये सिविल है, और ना ही ये सर्विस करते हैं। और इस तरीके से नेहरू आईसीएस को भंग करना चाहते थे। यानी नेहरू क्या करना चाहते थे, नेहरू जी इस प्रकार से जो ये आईसीएस को क्या करना चाहते थे, भंग करना, यानी समाप्त करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। फिर ये आईसीएस की प्राण बचे कैसे, वो तो पटेल थे, नहीं तो ये डीएमएसपी लोगों को तो पाताल लोक में भेज देते। कौन, नेहरू। तो इस प्रकार से ध्यान रख लेना जब इस तरह की बात आती है। तो मैंने अभी कहा कि एक प्रकार से सरदार पटेल ने नेहरू को इस बात के लिए मना लिया, और इस बात के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि कन्विंस किया कि आईसीएस को भंग करना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन अफसरों ने आजादी के दौरान बड़ी सक्षमता से देश हित के लिए काम किया है। अब ध्यान रखिएगा, नेहरू नाराज हो गए थे, लेकिन पटेल ने नेहरू को आईसीएस के विषय में मनाया, और उन्होंने कहा, और पटेल ने कहा कि आईसीएस को भंग करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आईसीएस अफसरों ने आजादी के दौरान बड़ी सक्षमता से देश हित के लिए काम किया है। यानी पटेल कहते हैं कि इन आईसीएस अफसरों ने आजादी के दौरान देश हित के लिए काम किया है, देश हित के लिए काम किया है,
काम किया है। उन्होंने कहा यार भंग मत करो, ये देश हित के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया और देश के एकीकरण में इस सेवा का योगदान अहम रहा है। और पटेल कहते हैं कि देश के एकीकरण में यानी देश का एकीकरण भी हो रहा था पटेल के नेतृत्व में, एकीकरण में इस सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तब ये लोग जो है आईसीएस लोग जो है बच पाए, यानी एक तरह से पटेल ने कह सकते हैं कि बचाया। और फिर जो है आपको मालूम होना चाहिए आज़ादी के बाद अब जब नया संविधान बन जाएगा तो इसी आईसीएस का नाम बदलकर, यानी एक प्रकार से मैंने अभी कहा इस आईसीएस का नाम अब आईएएस होगा। और कैसे आईसीएस होगा कि आज़ादी के बाद जब नया संविधान लागू हुआ तो इस आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया, या भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नेहरू के कारण ये सब लोग बच जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एक प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात जो फेडरल सर्विस कमीशन था वो संघ लोक सेवा यूपीएससी में बन जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है नया संविधान लागू होने के बाद ये फेडरल जो सर्विस कमीशन कब बना था 1935 में जो बना था वो क्या बन गया, अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में तब्दील हो गया। यानी एक प्रकार से देखा जाए कि कहीं न कहीं आज़ादी के बाद जब नया संविधान लागू होगा तो उसके पश्चात ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है यूपीएससी बन जाएगी और यही यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करती है। तो इस प्रकार से मैंने आज सिविल सेवा का इतिहास आप लोगों के बीच में लेकर आया। आप लोगों को सब चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी होंगी। तो मैंने अभी कहा कि नया संविधान जब लागू होता है तो फेडरल सर्विस कमीशन जो है उसका स्थान संघ लोक सेवा आयोग लेगा। और इस तरीके से मैंने अभी कहा कि इस तरह से संघ लोक सेवा आयोग यानी जब हमारा 26 जनवरी 1950 को नया संविधान जब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को नया संविधान जब लागू हुआ, नया संविधान जब लागू होता है तो उसके लागू होने के बाद ये कुल मिला के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बन जाती है। ये थोड़ा सा हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? 26 जनवरी 1950 के बाद संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने यहीं तक अपनी बात को रखेंगे। सिविल सेवा का इतिहास आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।